लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाला गवर्नर जनरल है, और अभी तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल है और ये सबसे लंबे तक रहा, यानी कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। सबसे लंबा कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में किसका रहा था? इसी का रहा था, 10 साल का। सबसे लंबा कार्यकाल हेस्टिंग्स 1813 में आया, 1823 तक रहा। जब ये 1813 में आता है तो इसने क्या किया? अहस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया। अहस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया और इंटरफेरेंस की नीति को अपनाया, क्योंकि ये विशुद्ध साम्राज्यवादी था। इसका उद्देश्य ही था कि भारत का जो ये देश है, भारत देश, इसको अंग्रेजी अर्थव्यवस्था की पूरक अर्थव्यवस्था बनाना है। और तो पहला क्या, यानी अंग्रेजी जो ब्रिटेन में जो उद्योग थे उनके कच्चे माल के पूरक के रूप में इसको स्थापित करना है। और दूसरा, ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचने के लिए भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर विकसित करना है। यानी कि इसका पूरा उद्देश्य था कि भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों की पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। तो हेस्टिंग्स ने अहस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया और उसकी विदेश नीति साम्राज्यवादी थी। उसकी विदेश नीति क्या थी? साम्राज्यवादी थी, एम्परलिस्टिक देखने को मिलता है। इसी के समय में 1814 से 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। पहला आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? तो पहला आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ। और इसके बाद सुगौली की संधि हुई, सुगौली की ट्रीटी हुई। और ये सुगौली की ट्रीटी की बात करें कब हुआ? 1815 में। और ये ट्रीटी महत्वपूर्ण है, यह आज भी ट्रीटी लागू है भारत और नेपाल के बीच में। इसी ट्रीटी के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के द्वारा सिक्किम स्वतंत्र हो गया। आगे चल के देखोगे 1850 में सिक्किम को लॉर्ड डलहौजी भारत में मिला लेगा। और सिक्किम स्वतंत्र कब हुआ था? इसी आंग्ल नेपाल युद्ध से हुआ था। इसके अलावा जो दार्जिलिंग का इलाका है, इसके अलावा जो उत्तराखंड के कई सारे इलाके हैं, उन इलाका को क्या किया कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो किस युद्ध के द्वारा? आंग्ल नेपाल युद्ध के द्वारा, जो कि 1814 से 16 में हुआ था। और इसी के पास सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली आज आप देखोगे तो, अगर मैं ठीक हूं तो, पूर्वी चंपारण में एक जगह है सुगौली। 1817 से 19 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद पेशवा की पदवी समाप्त हो गई। पेशवा का पद समाप्त हो गया, मराठा संघ का विघटन हो गया, और यही समझना पेशवा का पद समाप्त। और जो बाजीराव द्वितीय का पुत्र था, जिसका नाम था क्या? धोंदू पंत या नाना साहेब, उसको भेज दिया था कहां? कानपुर भेज दिया, क्योंकि इसके बाद किसी को पेशवा की मान्यता नहीं मिली। और नाना साहेब को वहां से कहां भेज दिया था? तो कानपुर भेज दिया था। तो ये भी देखने को मिलता है, बाद में वही वहां पे विद्रोह करेंगे। आपको जानते ही हो कि 1857 की क्रांति में कानपुर से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो नाना साहेब ने किया था। और नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो लेकिन 1817-19 में जब तीसरा मराठा युद्ध हुआ, इस मराठा युद्ध के बाद तो मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और मराठा परिसंघ का विघटन कर दिया, पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया था। 1817-18 में एक पिंडारी थे, उनका दमन किया गया। ये पिंडारी कौन थे? देखो, ये पिंडारी लुटेरे थे। पिंडारी कौन थे? पिंडारी का मतलब होता है लुटेरा। पिंडारी। और ये पिंडारी पहली बार कब आए हैं? तो पिंडारियों का पहली बार औरंगजेब के शासनकाल में देखने को मिलता है। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में ये पिंडारी देखने को मिलते हैं। तो ये लुटेरे हुआ करते थे, ये लूट लिया करते थे। तो इन पिंडारियों का दमन किया। कहा जाता है कि हेस्टिंग्स ने एक बड़ी सेना बनाया था और उस सेना के द्वारा दो टुकड़ी बनाया सेना को और दोनों तरफ से घेरा था। एक टुकड़ी का नेतृत्व तो स्वयं हेस्टिंग्स कर रहा था और इन पिंडारियों को पकड़ करके कुचल दिया। तो पिंडारियों का दमन किया था 1817-18 में। 1822 में इसने टेनेंसी एक्ट लागू किया और इस टेनेंसी एक्ट के द्वारा जो किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, इस बेदखली को रोक दिया कि अब किसानों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो ये जो टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लाया था 1822 में, जो बंगाल क्षेत्र में लागू हुआ था, ये किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। तो आप देखिए, अहस्तक्षेप की नीति
पालन किया, जिसका उद्देश्य विशुद्ध साम्राज्यवादी था। भारत की अर्थव्यवस्था को यह अंग्रेजी अर्थव्यवस्था की पूरक अर्थव्यवस्था बनाना चाहता था, यानी ब्रिटेन उद्योगों के लिए भारत कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता बनेगा और ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं के लिए भारत एक बाजार उपभोक्ता के तौर पर निर्मित करना चाहता था। इसके अलावा इसने इसी के समय में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 में। तीसरा मराठा युद्ध हुआ और पिंडारियों का दमन किया। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम को लेकर आया, जिससे जमीनों की बेदखली रुका। इसी के समय में 1818 में एक एक्ट लाया गया था और कहा जाता है इस एक्ट के द्वारा प्रेस पर जो बहुत सारे प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों को समाप्त किया था। जब हम बात करते हैं हेस्टिंग्स को लेकर के कि ये प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर क्या बात करता था, तो ये कहा करता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर प्रेस वाले बात नहीं कर सकते हैं, प्रेस वाले लिख नहीं सकते। यानी कि जैसा कि आप जानते हो कि चार्ल्स मेटकाफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, उसके पहले भारत में प्रेसों की जो स्वतंत्रता की बात करता है, प्रेस के फ्रीडम की बात करता है, वो हेस्टिंग्स था। और हेस्टिंग्स साफ शब्दों में कहा जा करता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि प्रेस लिख नहीं सकता, यानी प्रेस को लिखने की सभी मामलों पर स्वतंत्रता है। कौन था? हेस्टिंग्स। 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत हुआ और हालांकि यह ध्यान रखना कि रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले कहां लागू किया गया था। रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले 1792 में मद्रास के 12 महल क्षेत्र में कर्नल रीड ने लागू किया था सबसे पहले। फिर 1820 में मैकेंजी के द्वारा, माफी चाहूंगा मुनरो के द्वारा, क्योंकि मैकेंजी तो महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, तो मुनरो के द्वारा मद्रास का जब गवर्नर बना तो मद्रास में लागू किया। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? एक तो आपने देखा कि इजारेदारी व्यवस्था क्या थी, एक आपने देखा कि रैयत बारी या रैयत बाड़ी। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था? देखो यहां पे समझिए, रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता? किसान। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह जमींदार नहीं थे। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह जमींदार मौजूद नहीं थे और इसीलिए उसने किसानों के साथ डायरेक्ट लगान का समझौता किया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में आप देखोगे किसानों के साथ लगान का समझौता सीधे, इसमें कोई मीडिएटर नहीं है। किसानों के साथ लगान समझौता। क्या इसमें अस्थाई लगान था? नहीं, अस्थाई लगान नहीं था। लगान की राशि समय समय पर बढ़ाया घटाया जा सकता था, तो एक तरह से ये अस्थाई समझौता ही कहो। और जब तक किसान लगान भुगतान करता रहता तो जमीन पर उसका मालिकाना हक बना रहता। जब वो लगान नहीं भुगतान करता था तब उससे जमीन से उसको बेदखल कर दिया जाता था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था था जिसको लागू किया गया और यह भारत की 50% भूमि पर लागू किया गया था, यानी सबसे ज्यादा भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू किया गया था, जहां किसानों के साथ डायरेक्ट लगान का समझौता किया गया था दक्षिण भारत में। क्योंकि दक्षिण भारत में जमींदार नहीं थे और इसलिए सीधे किसानों से लगान का समझौता किया था। किससे? सीधे किसानों से लगान का समझौता किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखो गौर करोगे कि 19% किसके साथ था? हाँ, इसके साथ 51% कर लो, ठीक हो जाएगा। 51%, 19% जो था वो याद रखना अस्थाई बंदोबस्त था। 30% जो हमें देखने को मिलता है वो महालवाड़ी व्यवस्था था और 51% जो था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने को मिलता है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके समय में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था, याद रखिएगा, हेस्टिंग्स के शासन काल में। लेकिन जब विलियम बेंटिक आएगा तो विलियम बेंटिक के शासन काल में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। विलियम बेंटिक के शासनकाल में हॉल्ट मैकेंजी ने लागू करेगा। कौन? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा आता है, 7 महीने के लिए अल्पकाल का गवर्नर बनता है, वो बनता है लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स, देखो आगे चलकर आप पढ़ोगे एडम्स का एक शिक्षा पर भी रिपोर्ट आएगा। एडम्स का शिक्षा पर भी रिपोर्ट आएगा, ध्यान रखना। तो लॉर्ड एडम्स एक अस्थायी गवर्नर था जिसके काल की प्रमुख घटना था प्रेस पर प्रतिबंध। यानी ये अपने 7 महीने के कार्यकाल में प्रेस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों को आगे जाकर के लिबरेट किया करेगा चार्ल्स मेटकॉफ।
कौन करेगा? चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया था? लिबरेट किया था।